जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल की सबसे बड़ी मूवी के बारे में, जो कि है कल की 2898 एडी। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कल की मूवी के स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कल की मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से लेकर कई हजार साल पहले से, मतलब कि उस टाइम से जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। और इसलिए महाभारत युद्ध के अंदर हम ये देखते हैं कि पांडवों के सेना ने कौरव के सेना को हरा दिया होता है, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। एंड यहीं पर हम ये देखते हैं कि महाभारत के अश्वत्थामा और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन होते हैं। युद्ध के अंदर अश्वत्थामा जब ये देखते हैं कि पांडवों के सेना ने न सिर्फ उनके सारे दोस्तों को मार दिया होता है, बल्कि उसके साथ ही साथ पांडवों ने मिलकर उनके फादर द्रोणाचार्य को भी मार दिया होता है। और इसीलिए ये सारी चीजें देखकर अश्वत्थामा को बहुत ही गुस्सा आता है एंड वो सीधा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, क्योंकि उस टाइम अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के वाइफ प्रेग्नेंट होती है। इसलिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रों से सीधा उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद अभिमन्यु के वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो ब्रह्मास्त्र के अटैक से मारा जाता है। और अब इस चीज को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, इसलिए इस चीज को देखकर लॉर्ड कृष्ण को बहुत ही गुस्सा आता है। और इसलिए पहले तो वो अश्वत्थामा को काफी बीट करते हैं, फिर उसके बाद अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि अब उसे ना चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ेगा। और वो बेशक से मरने की भीख मांगेगा, लेकिन तब भी वो जिंदा रहेगा। और जब तक पूरा कलयुग खत्म नहीं होता तब तक उनकी सांसें चलेंगे। लेकिन श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसलिए वो लॉर्ड कृष्णा से कहते हैं कि अब वो अपनी गलती समझ चुका है, इसलिए अब वो पश्चाताप करना चाहते हैं। और ये सुनकर लॉर्ड कृष्णा उनको पश्चाताप करने का भी मौका देते हैं। और यही पर लॉर्ड कृष्णा अश्वत्थामा को बताते हैं कि आने वाला जो युग है वो है कलयुग, और उसी कलयुग के अंदर एक कली होगा जो कि बहुत ही पावरफुल डीमन होगा और वो दुनिया को बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर उसी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण दोबारा से जन्म लेंगे, वो भी कल के रूप के अंदर। लेकिन जब कल की अवतार जिस माता के जरिए जन्म ले रहे होंगे, तब कली उसी माता को जन्म देने से रोकेगा ताकि कल्कि का जन्म ना हो सके। और इसलिए उस टाइम पर अश्वत्थामा को उनकी मदद करनी होगी ताकि कल्कि भगवान को जन्म लेने में कोई रुकावटें न आए। अब ये सब होने के बाद ही 6000 साल बीत जाते हैं, और 6000 साल बीतने के बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आने के साथ ही हम ये देखते हैं कि महाभारत युद्ध खत्म होने के साथ ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। इसलिए इस कलयुग में जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, उन सभी लोगों ने खुद को काफी ज्यादा इवॉल्व किया, वो काफी ज्यादा डेवलप हुए और उन्होंने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बना ली है। लेकिन अब क्योंकि कलयुग में इंसानों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नफरत है, इसलिए अपने गुस्से और नफरत के चलते वो सब आपस में लड़ने लगे, और इसलिए इन सब के बीच वार छिड़ गई। और उन सारी वार के अंदर उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे को मारा, बल्कि एक दूसरे को मारने के साथ ही पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया है। इसलिए हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, और पूरी दुनिया में एक ही ऐसा शहर है जो कि इस टाइम पे जीने लायक है, और उस शहर का नाम है काशी। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि काशी शहर को छोड़कर पूरी दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जो कि इस टाइम पे जीने लायक है, क्योंकि वो सारी जगह बर्बाद हो चुकी है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि काशी के अलावा एक और ऐसा शहर है जो कि इस टाइम पे जीने लायक है, और उस शहर का नाम है शंभाला। लेकिन मूवी के अंदर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंभाला शहर कहाँ पर है। इस शहर के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कि शंभाला शहर में रहते हैं। अब काशी शहर के अंदर हमें देखते हैं कि काशी के अंदर कई सारे लोग हैं, और उन सब में से कुछ लोग अमीर है और बाकी सब लोग गरीब है। और इसलिए जो भी लोग गरीब है उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके साथ ही काशी शहर के मिडिल एरिया में एक कॉम्प्लेक्स नाम की बहुत बड़ी जगह है, जो कि देखने में उल्टे से ट्रायंगल जैसा दिखता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नाम का जगह बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर खाना, साफ पानी, साफ एयर, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, पेड़ पौधे, साफ नदियाँ, साफ जंगल और इसी तरीके की सारी चीजें मौजूद है। और इसलिए जो भी अमीर लोग है वो लोग इसके अंदर रहते हैं। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स को काफी सिस्टमेटिकली तरीके से चलाया जाता है, और ये जो पूरे कॉम्प्लेक्स को रूल करता है उसे सुप्रीम यस किंग कहा जाता है। और ये जो सुप्रीम यस किंग है, ये ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स को रूल करता है, बल्कि इसके साथ ही इसके पास खुद की आर्मी भी है, जिस आर्मी के सोल्जर्स को कहने पर सारे काम करते हैं। और इन सभी आर्मी को मैनेज करने के लिए इसके पास एक कमांडर भी है, जो कमांडर ही आर्मीज को ऑर्डर देता है। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स से लेकर पूरे काशी शहर के अंदर कोई डॉलर या रुपीस जैसे करेंसी नहीं चलती, बल्कि यहाँ पर जो चलता
होता है उसे यूनिट्स कहते हैं और ये यूनिट्स यहाँ के पैसे के बराबर होते हैं और इसीलिए जो भी रिच आदमी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना चाहता है उसे यहाँ पर आने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं और 1 मिलियन यूनिट्स का मतलब है 10 लाख यूनिट्स और इतना ज्यादा यूनिट्स किसी गरीब आदमी के पास नहीं है, इसलिए इन सबको कॉम्प्लेक्स के बाहर रहना पड़ता है। लेकिन वो सब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का सपना देखते हैं और इसके बाद एंट्री होती है हमारे मूवी के मेन हीरो की, यानी कि रेबल स्टार प्रभास की, जिनके कैरेक्टर का इस मूवी के अंदर नाम है भैरवा। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि भैरवा काफी अच्छा फाइटर है और वो लड़ने की सारे तरीके जानता है और प्रभास का भी ये सपना है कि वो भी एक दिन कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके मजे की जिंदगी जिएंगे। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट देने पड़ते हैं, इसलिए भैरवा अब तक कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा यूनिट्स नहीं है। फिर एक दिन हमें देखते हैं कि शंबाला की स्पाई काशी में घुस जाता है, इसलिए उसे कई सारे गुंडे पकड़ रहे होते हैं क्योंकि शंबाला से जो भी स्पाई आते हैं उन सबको पकड़कर अगर कॉम्प्लेक्स में सौंप दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स के सोल्जर के कमांडर उस आदमी को कई सारे बाउंटी देता है, मतलब कि कई सारे इनाम देता है और इसलिए भैरवा जब उस स्पाई को देखता है तब उसे कई सारे गुंडों से लड़कर उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे तो सिर्फ यूनिट्स चाहिए थे ताकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके, इसलिए वो उसे अपने घर में बंद कर देता है ताकि वो कुछ टाइम के बाद ही उसे कॉम्प्लेक्स को सौंप दे और कॉम्प्लेक्स से उसे 10,000 यूनिट्स मिल सके और इसी तरह से वो धीरे धीरे करके कई सारे यूनिट्स जोड़े और जब उसके पास 1 मिलियन यूनिट्स हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाए। हालांकि हम कुछ देर के बाद दिशा पठानी को भी देखते हैं जिसका मूवी के अंदर रॉक्सी नाम है और वो बेसिकली मूवी के अंदर भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है। रॉक्सी जब भैरवा से मिलती है तब हमें ये पता लगता है कि भैरवा ने रॉक्सी से कई सारे यूनिट्स उधार ले रखा है, लेकिन इन सब से हटकर रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉब लग गई है एंड उसे कल से कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है और वहाँ जाके साफ सफाई का काम करना है। लेकिन जब भैरवा कॉम्प्लेक्स का नाम सुनता है तब भैरवा रॉक्सी से कहता है कि वो बस कल एक दिन के लिए उसे अपने साथ लेकर जाए क्योंकि उसका भी यह सपना होता है कि वो कॉम्प्लेक्स को अंदर से देखे और इसके लिए रॉक्सी एग्री हो जाती है और वो भैरवा को अपने साथ अंदर लेकर जाती है और फिर अंदर जाने के बाद भैरवा को बहुत ही खुशी होती है और ये सब देखने के बाद भैरवा थोड़ा पागल हो जाता है और रॉक्सी से मिलकर सब कुछ के मजे लेने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सोल्जर्स के हाथों पकड़ा जाता है और इन सब की वजह से कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स भैरवा को बाहर निकल देता है। लेकिन उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम दिखता है, यानी कि सुप्रीम यस किंग, और यहीं पर हमें पता लगता है कि सुप्रीम यस किंग ही एक्चुअल में काली है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि काली बहुत ही बुरी हालत में होता है, उसकी बॉडी दुबली पतली होती है और कमजोर सी होती है एंड उसके पास कोई पावर्स भी नहीं होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि काली बहुत ही बुरी हालत में होता है और इसीलिए उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए होती है और वो खुद को ठीक करना चाहता है, या यूं कहे वो खुद को पावरफुल करना चाहते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि काली एक्चुअल में ह्यूमन से बहुत नफरत करता है क्योंकि काली का ऐसा मानना है कि ह्यूमंस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इन 6000 सालों में जब से कलयुग चलता आ रहा है तब उन पूरे सालों के अंदर ह्यूमन बींग्स ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए ह्यूमन बींग्स को जीने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए वो पूरे ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन इससे पहले वो खुद को पावरफुल करना चाहता है, लेकिन वो खुद को ठीक करने के लिए और बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए काली को एक सीरम की जरूरत है, जो सीरम एक प्रेग्नेंट औरत के पेट से निकल सकता है, यानी कि ऐसे औरत के पेट से जिसके पेट के अंदर चाइल्ड हो। और इसके लिए काली ने एक बहुत बड़े लैब बना रखे हैं और उस लैब में काम करने के लिए उसके पास सारे टॉप साइंटिस्ट है और काली के पास जितने भी टॉप सोल्जर्स है वो उनकी मदद से बहुत सारी लड़कियों को पकड़ के लाता है और उन सबको अपने लैब के अंदर कैद करके रखता है और फिर उसके बाद काली उन सारी लड़कियों के अंदर सीडिंग करता है, जो कि बेसिकली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए वो लड़कियों को प्रेग्नेंट करता है। लेकिन यहाँ पे वो नॉर्मल प्रेग्नेंट नहीं करता है बल्कि वो सीडिंग करने के लिए किसी स्पेशल मेथड का यूज करता है और सीडिंग में कुछ स्पेशल मिलाता भी है जिसके बाद लड़कियां प्रेग्नेंट होने लगती है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जितने सारे लड़कियां हैं उनमें से सभी लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती है, इसलिए जो भी प्रेग्नेंट होती है उन सबको एक अलग जगह रखा जाता है और उन्हें रहने और खाने पीने के लिए बहुत ही बढ़िया दिया जाता है। लेकिन जो लड़कियां सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होती उन सबको लैब के अंदर गुलाम बना दिया जाता है और वही सारी लड़कियां सभी प्रेग्नेंट हुई लड़कियों की सेवा करती है और जो भी उन्हें हेल्प चाहिए होती है वो सब भी उनकी हेल्प करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कली को जिस सीरम की जरूरत है वो सीरम उसी प्रेग्नेंट लड़की के पेट से निकल सकता है जो कि
121 डेज से ज्यादा से प्रेग्नेंट हो, यानी कि वो कम से कम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कली की सीडिंग की वजह से लैब में जितने भी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है वो सभी लड़कियां 3 महीने में ही मौत होने लगती है। लेकिन तब भी काली लगातार लड़कियों के ऊपर सीडिंग करवाता रहता है ताकि एक न एक दिन उसे एक ऐसी लड़की मिले जो कि 121 डेज से ज्यादा प्रेग्नेंट हो, और जिस दिन ऐसा हुआ उसे सीरम मिल जाएगा। हालांकि हम कुछ दिनों के बाद ये देखते हैं कि एक्चुअल में दीपिका प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट हुए टोटल 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि 150 डेज से ज्यादा। और इस बात को दीपिका ने सबसे छुपा के रखा था और ये बात किसी को पता नहीं लगने दिया कि वो इतने टाइम से प्रेग्नेंट है। और दीपिका इस बात को बहुत टाइम तक छुपाने के बाद भी इस चीज को एक सोल्जर देख लेता है और इसलिए वो सीधा कॉम्प्लेक्स के कमांडर को बता देता है कि दीपिका 150 डेज से भी ज्यादा प्रेग्नेंट है, और इसीलिए दीपिका को उठा लेते हैं एंड उसकी बॉडी को एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं और उसके पेट से सीरम को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट किया जाता है तब जैसे ही एक बूंद एक्सट्रैक्ट होता है वैसे ही एक बूंद एक्सट्रैक्ट होने के साथ ही वो मशीन रुक जाती है और लाइटें धीरे धीरे जलने बुझने लगती है और आसपास के सभी चीजें हिलने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर एक टेम्पल होता है और उसी टेम्पल के अंदर अश्वत्थामा होते हैं जो कि काफी टाइम से मेडिटेशन में होते हैं। लेकिन अभी अचानक से उनकी आंखें खोलता है और वो इस बात को फील करते हैं कि कल की अवतार जन्म लेने वाले हैं, इसलिए भगवान उन्हें संकेत देते हैं कि उनके जन्म होने में कोई बाधा ना आने दे। और उसके बाद अश्वत्थामा वहां से निकल जाते हैं और उसी औरत को ढूंढने लगते हैं जो औरत कल की अवतार को जन्म देने वाली है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जिस मशीन में दीपिका होती है उस मशीन के अंदर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है और फिर वो दीपिका को वहां से बाहर निकाल लेती है। उसके बाद वो लड़की दीपिका को बताती है कि वो असल में शंबाला के एक स्पाई है और वो पिछले 2 सालों से कॉम्प्लेक्स के अंदर था ताकि वो इन सब के बारे में शंबाला के शहर में बता सके। फिर दीपिका पूछती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो बोलती है कि शंबाला एक बहुत पवित्र जगह है एंड वहीं पर हम सबका ये मानना है कि एक औरत भगवान को जन्म देगी, यानी कि कल की अवतार को, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो औरत हो जो कि भगवान को जन्म देने वाली है, इसलिए मेरा एक कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा जान बचाऊं। इसलिए दीपिका अब कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि उसके सामने शंबाला के 3 और स्पाई एजेंट होते हैं जो कि दीपिका को ले जाने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आए होते हैं और वो तीनों जल्दी से दीपिका को बैठाते हैं और बैठा के वहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी शंबाला पहुँचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के कमांडर को पता चलता है कि दीपिका वहाँ से निकल चुकी है। फिर कॉम्प्लेक्स के कमांडर पूरे शहर में अनाउंस कर देता है कि जो भी उस औरत को पकड़ कर ले आएगा उसे इनाम के तौर पे 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। और इस ऑफर को भैरवा भी देख लेता है और इसलिए वो ऐसा सोचता है कि वो अगर दीपिका को पकड़ लिया तो उसे 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे एंड वो बड़े आराम से कॉम्प्लेक्स के अंदर जा पाएगा। इसलिए वो भी दीपिका के तलाश में निकल जाता है। हालांकि कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के सोल्जर इन्हें ढूंढ लेते हैं और इसलिए वो लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर उसी टाइम पर यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की, जो कि यहाँ पर जैसे ही आते हैं वैसे ही वो सारे सोल्जर्स को बीट कर देते हैं और फिर दीपिका को बचा लेते हैं। और अश्वत्थामा दीपिका से ये भी कहते हैं कि अब से वही उसकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बहुत ही जल्द भगवान को जन्म देने वाली है। हालांकि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे देखते हैं कि भैरवा भी आ जाता है और यहाँ आने के बाद वो दीपिका को ले जाने की कोशिश करता है और जिस वजह से भैरवा और अश्वत्थामा के बीच फाइट होती है और इसी फाइट में अश्वत्थामा भैरवा को पटक देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। जिसके बाद वो सब लोग दीपिका को लेकर शंबाला ले जाते हैं। इधर दूसरी साइड कमांडर को पता लगता है कि सोल्जर्स को दीपिका मिली थी, वैसे ही वो कोई और सोल्जर्स के साथ मिलकर सीधा उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर भैरवा और अश्वत्थामा के बीच फाइट हुई थी और यहाँ पर भैरवा को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इसीलिए सोल्जर्स भैरवा को अरेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद भैरवा कमांडर से कहते हैं कि जब वो लोग दीपिका को वहाँ से लेकर जा रहे थे तब उसने सुना था कि वो लोग शंबाला ले जा रहे हैं और ये कोई नहीं जानता कि शंबाला कहाँ पर है। वो अकेला इंसान है जो शंबाला जा सकता है, इसलिए कमांडर अगर उसे सिर्फ एक मौका देंगे तो वो उनके लिए दीपिका को वहाँ से लेकर आएंगे। और ये सुनकर कमांडर एग्री कर जाते हैं और भैरवा को एक मौका देते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर वो दीपिका को शंबाला से लेकर आएगा तो फिर वो उसके बाद खुद ही भैरवा को कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री देंगे। अब इसके बाद भैरवा सीधा अपने घर आता है और घर आकर शंबाला के उस स्पाई को आजाद कर देता है जो कि उसने काफी टाइम पहले पकड़ा था। हालांकि उसे आजाद करने के बाद भैरवा उसे अपने ट्रैप में
फंसाता है, क्योंकि भैरवा उससे कहता है कि कॉम्प्लेक्स वाले अब कभी भी कॉम्प्लेक्स में एंट्री नहीं देंगे, तो इसीलिए उसे अब किसी को भी पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बात सुनकर शंबाला का जो स्पाई होता है वो भैरवा से कहता है कि उसे कॉम्प्लेक्स के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि इसकी वजह उसे शंबाला जाना चाहिए, जो कि वैसे ही काफी सुंदर जगह है, और वहां जाके उसे अच्छाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले बहुत ही बुरे इंसान है। और ये सुनकर भैरवा एग्री कर जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये भी उसका प्लान का एक हिस्सा होता है। और फिर वो शंबाला के उस स्पाई के साथ मिलकर शंबाला जाता है। फिर वो शंबाला के अंदर आते ही अपने साथी को बेहोश कर देता है, और फिर उसे धोखा देके दीपिका के पास जाता है, और फिर वो अश्वत्थामा का रूप ले लेता है, और वो शंबाला पर अटैक करके शंबाला में घुस जाता है। जिसके बाद शंबाला के सारे सोल्जर्स इकट्ठा होते हैं और दोनों के बीच फाइट होती है। इस टाइम पर हमें ये भी पता चलता है कि अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार है वो असल में उनका नहीं है, बल्कि कर्ण के हथियार है। और यहाँ पर अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार है वो अचानक से गिरकर सीधा भैरवा के हाथ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही भैरवा के हाथ में आता है वैसे ही वो हथियार चमकने लगता है, और भैरवा के पावर्स भी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर सीधा यहाँ पर फ्लैशबैक आता है, और फ्लैशबैक के जरिए हम ये जानते हैं कि असल में भैरवा ही महाभारत टाइम के कर्ण है, और यहाँ पर कर्ण की असली पावर्स जाग चुकी है, और इस वजह से भैरवा कुछ टाइम के लिए कर्ण बन जाता है और सीधा कॉम्प्लेक्स के सारे सोल्जर्स से लड़ने लगते हैं। और फिर वो सारे सोल्जर्स को मार देता है, और एंड में वो कॉम्प्लेक्स के कमांडर को भी मार देता है, और इसी तरीके से दीपिका को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपने हथियार को छोड़ता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो फिर से भैरवा बन जाता है, और इसीलिए भैरवा को होश आते ही दीपिका को उठा लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और शंबाला से बाहर निकल जाता है। और इस टाइम अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी भैरवा को रोकने में फेल होते हैं। इसके बाद हमें सीधा कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काली को देखते हैं। अब आपको याद हो तो जिस टाइम पे दीपिका का एक्सट्रैक्शन चल रहा था उस टाइम पे मशीन बंद होने तक वहाँ पर एक बूंद सीरम को निकाल लिया गया था, इसलिए हम ये देखते हैं कि उसी एक बूंद सीरम को सीधा कली के हाथ में दिया जाता है, और फिर कली जैसे ही उसे लेता है वैसे ही उस सीरम के एक बूंद को अपनी बॉडी में डाल लेता है, और जैसे ही एक बूंद सीरम कली के बॉडी में जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि कली की दुबली पतली सी कमजोर सी बॉडी बहुत ही पावरफुल और मस्कुलर हो जाता है। और इसके बाद काली ये डिसाइड करता है कि उसे अब बाकी का पूरा सीरम चाहिए, और इसके लिए वो दीपिका को ढूंढेगा और उसके अंदर से सारा सीरम निकाल लेगा। और जब ऐसा होगा तब कली इतना ज्यादा पावरफुल होगा तब उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में जल्दी ही।